नमस्कार। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमने काव्य के प्रयोजन के बारे में बात की कि काव्य का प्रयोजन क्यों किया जाता है, और उसके बाद हमने काव्य लक्षणों को जाना, यानी कि काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य की जो विशेषताएं बताई गई उनको जाना, और भारतीय आचार्यों जैसे कि हिंदी विद्वानों के द्वारा, साथ ही पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा काव्य लक्षण कौन कौन से बताए गए, या लक्षण होता है मतलब काव्य की जो विशेषताएं बताई गई उन पर चर्चा की। इसी का एक महत्वपूर्ण अंग है काव्य हेतु, यानी कि काव्य के कारण कौन कौन से रहते हैं जिसके प्रयोग से एक रचनाकार, एक काव्य शास्त्री काव्य रचना करता है। तो आइए आज काव्य हेतु पर ही चर्चा कर ली जाए और जाना जाए कि काव्य हेतु किन किन आचार्यों ने कौन कौन से माने हैं। तो यहाँ पर देखिए, हेतु का तात्पर्य कारण से है। काव्य हेतु का अभिप्राय काव्य की रचना के लिए आवश्यक कारणों से है, अर्थात काव्य सृजन के लिए किन तत्वों का होना जरूरी होता है। और काव्य हेतु को काव्य की उत्पत्ति के कारण के रूप में ही समझा जा सकता है। मतलब वो कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से एक रचनाकार काव्य रचना कर सकता है, राइट। जैसे बाबू गुलाब राय ने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से होता है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में मुख्यतः 3 काव्य हेतुओं को माना गया है: प्रतिभा को, व्युत्पत्ति को और अभ्यास को। तो इन तीनों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने 3 काव्य हेतु माने प्रमुख रूप से: प्रतिभा शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। यानी कि जिस रचनाकार के पास प्रतिभा होगी, है ना, इस तरह की शक्ति होगी, प्रतिभाशाली शक्ति होगी, वही काव्य रचना कर सकता है। और फिर व्युत्पत्ति, अर्थात उसके पास विद्या का ज्ञान भी होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, जिसकी वजह से वह किसी रचना को रचना कर सकता है, किसी रचना की लिख सकता है। और अभ्यास, बार बार अभ्यास करने के कारण ही कोई रचनाकार एक काव्य शास्त्री बन सकता है या साहित्य शास्त्री बन सकता है। ऐसे ही कोई भी नया जिसने न कभी अभ्यास किया हो, न कभी शास्त्रों को पढ़ा हो, न वो कोई बहुत सारी विद्या प्राप्त हो, है ना, तो इन तरह का भाव किसी रचनाकार में रहेगा तो क्या वो काव्य शास्त्री बन सकता है? क्योंकि उसको तो काव्य प्रयोजन का पता ही नहीं होगा कि कौन कौन से क्यों काव्य प्रयोजन करना चाहिए और कौन कौन से वो शब्द हैं, किन किन शब्दों का चुनाव करना चाहिए, शब्द अर्थों का। तो जिस रचनाकार के पास ये पर्याप्त समझ होगी वही अच्छे से काव्य रचना कर सकता है, यहाँ पर कहने का अर्थ है। तो चलिए जानते हैं संस्कृत काव्य शास्त्रियों द्वारा माने गए प्रमुख 3 काव्य हेतु, जैसे प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को। और यहाँ पर देख लेते हैं कि किन संस्कृत आचार्यों ने किसको काव्य हेतु माना। जैसे आचार्य भामा ने प्रतिभा को काव्य हेतु माना, राइट। आचार्य भामा ने प्रतिभा शब्द शक्ति को काव्य का हेतु माना। आचार्य दंडी की बात करें तो उन्होंने प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को काव्य हेतु माना। उसी तरह से रुद्रट और कुंतक ने शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये 3 तरह के काव्य हेतु माने। आचार्य वामन ने लोक यानी कि लोक व्यवहार को, विद्या और प्रकीर्ण को काव्य हेतु माना, राइट। और जयदेव ने मूल प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना, जैसे कि मूल प्रतिभा के अंतर्गत व्युत्पत्ति और अभ्यास सहायक। यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किस आचार्य ने कौन सा काव्य हेतु माना, जरूरी। मम्मट की बात करें तो उन्होंने भी 3 तरह के काव्य हेतु माने: शक्ति, निपुणता और अभ्यास। यानी जिस रचनाकार के पास शक्ति होगी ना, प्रतिभा होगी, और वो अभ्यास करता होगा और निपुण होगा किसी भी रचना करने के लिए, तो वही एक अच्छा काव्य शास्त्री हो सकता है। हेमचंद्र की बात करें तो इन्होंने सिर्फ प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना, और जगन्नाथ ने भी प्रतिभा को ही काव्य का हेतु माना है। अब यहाँ पर जो इन्होंने डेफिनेशन भी दी है काव्य हेतु की, उसकी चर्चा कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे आचार्य भामा लिखते हैं कि काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः, अर्थात किसी किसी प्रतिभाशाली में ही काव्य कभी कभी स्फुरित होता है। कहने का मतलब है
जिसके पास प्रतिभा होगी ना, प्रतिभा जैसी शक्ति होगी जिस रचनाकार के पास, तो वही काव्य रचना कर सकता है। और वो प्रतिभा हर वक्त नहीं रहती हो, कभी कभी ही स्फुरित होती है। तो इसीलिए भामा लिखते हैं कि काव्यम तु जयते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। और बामन ने प्रतिभा के संबंध में देखिए क्या कहा है यहाँ पर। बामन की आपने देखी कि आचार्य बामन ने लोक व्यवहार को माना और विद्या को और प्रकीर्णन को। तो बामन के अनुसार प्रकीर्णन क्या है? तो बामन ने कहा कि प्रकीर्णन के अंतर्गत 6 तत्व सम्मिलित होते हैं, जैसे कि लक्ष्यज्ञता। अर्थात लक्ष्यज्ञता क्या होता है? काव्य परिचय। एक तो अच्छे से अगर आप काव्य रचना कर रहे हैं तो उसका काव्य परिचय दिया जाना चाहिए। दूसरा अभियोग। अभियोग अर्थात काव्य रचना का अभ्यास, है ना, कि आपने बार बार उस काव्य रचना का अभ्यास किया हो। तीसरा है वृद्ध सेवा, यानी कि गुरु का महत्व भी उसमें स्पष्ट रूप से झलकना चाहिए। अवेक्षण, यानी कि उचित शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। और प्रतिभा और अवधान, यानी कि चित्त की एकाग्रता के साथ इन सभी तत्वों को समावेश करते हुए ही कोई काव्य रचना कर सकता है, कोई रचनाकार। तो प्रकीर्णन के अंतर्गत बामन ने ये 6 तत्व माने हैं। ठीक है, आगे जयदेव जी क्या लिखते हैं? जयदेव जी के अनुसार श्रुत यानी कि व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही काव्य हेतु है। जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्या कहने का प्रयास किया गया है कि जो व्युत्पत्ति होती ना, जैसे किसी भी चीज़ की व्युत्पत्ति बीज से ही होती है, राइट। तो उसी तरह का जिस रचनाकार के पास अभ्यास सहित प्रतिभा जैसा बीज भी है, उदाहरण दिया है मिट्टी पानी का, जैसे मिट्टी और पानी के संयोग से ही बीज बढ़कर एक लता के रूप में व्यक्त होता है। तो उसी तरह से जो रचनाकार अभ्यास करता है साथ ही उसमें प्रतिभा भी है, यानी कि वो प्रतिभाशाली भी है, ऐसा रचनाकार ही काव्यशास्त्री बन सकता है। जगन्नाथ जी लिखते हैं कि तस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा, यानी कि कवि में रहने वाली प्रतिभा ही केवल काव्य का कारण है। मतलब आप खुद सोच लीजिए कि जिसके पास प्रतिभा नहीं होगी, यश नहीं होगा, जिसने कभी अभ्यास नहीं किया होगा या जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, क्या वो एक अच्छा काव्य रचनाकार बन सकता है? नहीं बन सकता। तो यहाँ पर बस यही समझने का प्रयास कीजिए आप सभी कि वे कौन कौन से काव्य हेतु, काव्य के कारण होते हैं जो जरूरी होते हैं किसी भी काव्य रचना के लिए, और किन किन काव्य शास्त्रियों ने किन को माना है। मुख्यतः आप देख रहे होंगे प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही ज़्यादातर यहाँ पर संस्कृत विद्वानों ने महत्व दिया है। जैसे कि आचार्य मम्मट की बात करें तो उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य प्रकाश, उसमें इन्होंने लिखा है कि शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तुद्भवे। अर्थात शक्ति यानी कि लोक शास्त्र और काव्य आदि के अवेक्षण द्वारा अर्जित निपुणता और व्युत्पत्ति और काव्यज्ञों से प्राप्त शिक्षा के द्वारा ही अभ्यास ही काव्य हेतु है। तो बस वही बातें हैं कि आपके पास लोक व्यवहार जैसा ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, एक अर्जित प्राप्त की हुई निपुणता होनी चाहिए, अगर और शिक्षा होनी चाहिए। ये सब गुण आपके पास हैं तो इसी के कारण आप एक अच्छे काव्य रचनाकार बन सकते हैं, और यही काव्य के मुख्य हेतु भी होते हैं, काव्य रचना के कारण भी होते हैं। वाग्भट जी लिखते हैं कि प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त उद्बोध विधायिनी स्फुरंती सत्कर्वीर बुद्धि प्रतिभा सर्वोत्मुखी। ठीक है, तो प्रतिभा को ही इन्होंने ज्यादा महत्व दिया है यहाँ पर भी। अब प्रतिभा को समझिए, आखिर प्रतिभा होती क्या है। देखिए, प्रतिभा अथवा शक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया गया और इसके संदर्भ में आचार्यों के मत यहाँ पर अच्छे से व्यक्त किए गए हैं, क्योंकि प्रतिभा को ही इन्होंने माना। तो प्रतिभा आखिर होती क्या है। जैसे आचार्य भटौद लिखते हैं कि प्रज्ञा नव नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता, अर्थात अर्थ या वर्ण विषय को नए नए रूप में प्रकट करने वाली प्रज्ञा ही प्रतिभा है। और अभिनव गुप्त लिखते हैं कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम प्रज्ञा ही प्रतिभा है। प्रज्ञा अर्थात बुद्धि। जिस रचनाकार के पास इस तरह का
नया नया समन्वय करने का या नई नई उत्पत्ति, नए नए शब्दों का और प्रतिभा के अकॉर्डिंग, बुद्धि के अकॉर्डिंग उन शब्दों का प्रयोग करने की शक्ति होगी ना, बस वही प्रतिभा है, वही एक अच्छा रचनाकार बन सकता है। आचार्य कुंतक लिखते हैं कि प्राक्त तन्याद्यतन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा काचिदेव कवि शक्ति ही। पूर्व एवं वर्तमान जन्म के संस्कारों से मिली कवित्व शक्ति ही प्रतिभा है। देखिए, कुंतक जी ने तो पूर्व जन्म को भी यहाँ पर शामिल कर लिया, अर्थात इनका कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि कुछ लोगों के पास उनके पूर्व जन्म के तौर पर भी अगले जन्म में, मतलब जो नया जन्म उन्होंने लिया होता है, तो पूर्व जन्म की प्रतिभा भी रहती है उनके व्यक्तित्व में, उनकी बुद्धि में, और साथ ही वर्तमान जन्म के संस्कार भी होते हैं। तो ये मिला जुला जो रूप होता है कवित्व का, बस वही शक्ति प्रतिभा कहलाती है। आचार्य मम्मट लिखते हैं कि शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषः, अर्थात शक्ति प्रतिभा कवित्व का बीज रूप विशिष्ट संस्कार है। कवित्व के लिए बीज की तरह मूल रूप से उत्तरदायी शक्ति ही है। बस प्रतिभा को इन्होंने एक तरह का शक्ति का बीज के रूप में यहाँ पर माना है कि जिस रचनाकार के पास प्रतिभा होगी ना, वही एक अच्छी काव्य रचना कर सकता है। और आपने जब काव्य लक्षण पढ़े तो तब भी आपने देखा होगा कि जो काव्य के दोष होते हैं वो नहीं होने चाहिए। यहाँ आगे हम अच्छे से समझें कि कौन कौन से इन्होंने जैसे काव्य के लक्षण माने, काव्य के हेतु माने, तो उसी तरह से काव्य के गुण और दोष भी माने हैं इन्हीं आचार्यों ने। और पूछा भी जाता है, प्रश्न भी यही ऐसे ही बनते हैं कि किस आचार्य ने कितने काव्य हेतु माने, किस आचार्य ने कितने काव्य दोष माने, काव्य गुण माने। ठीक है, तो आपने बस यहाँ पर यही ध्यान रखने की कोशिश करनी है, याद रखने की कोशिश कि काव्य के हेतु अर्थात होते क्या है, किन कारणों की वजह से हम काव्य रचना कर सकते हैं, और संस्कृत आचार्यों ने कितने तत्वों को या कितनी तरह के काव्य हेतु माने हैं। तो याद रखना है कि प्रतिभा शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये 3 गुण तो होने ही चाहिए किसी भी रचनाकार के पास, तभी वो अच्छे से एक काव्य रचना कर सकता है। ठीक है, और जो इनकी परिभाषा है उनको ध्यान में रखने की कोशिश करना। ठीक है, कि काव्य हेतु के संबंध में किस आचार्य ने कौन सी परिभाषा दी है, और प्रतिभा को अगर माना तो प्रतिभा होती क्या है। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य जगन्नाथ लिखते हैं कि सा प्रतिभा काव्य घटना अनुकूल शब्दोपस्थिति ही, अर्थात काव्य रचना के अनुकूल शब्दार्थों की उपस्थिति यानी कि सृजन क्षमता ही प्रतिभा है। अब देखिए, जगन्नाथ जी ने भी प्रतिभा को मूल तत्व माना, मूल काव्य हेतु माना है ना, कि काव्य घटना अनुकूल शब्दोपस्थिति ही, यानी कि शब्दार्थों की उपस्थिति के अनुकूल काव्य रचना ही प्रतिभा है। सृजन करना अर्थात काव्य की रचना करना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी प्रतिभा को ही अंतःकरण की उद्भावित क्रिया माना है। विभिन्न आचार्यों ने प्रतिभा के भेद इस प्रकार से किए हैं। देखिए, आचार्य रुद्रट ने 2 तरह की प्रतिभा मानी, सहजा और उत्पाद्य। इन्होंने कहा, आचार्य रुद्रट ने, कि सहजा पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त प्रतिभा है और उत्पाद्य से तात्पर्य इस जन्म में अर्जित प्रतिभा से है। तो इन्होंने पूर्व जन्म को भी माना कि पूर्व जन्म की कुछ इस तरह के संस्कार होते हैं जिसकी वजह से, अच्छे संस्कार होते हैं जिसकी वजह से हमें प्रतिभा जैसी शक्ति हमारे व्यक्तित्व में होती है। ठीक है, और उत्पाद्य वह है जो इस जन्म में हमने कमाई है, चाहे वो काव्य सृजन से कमाई हो, चाहे कोई भी अच्छे कर्म करके कमाई हो, इस तरह की प्रतिभा। तो इन दोनों को इन्होंने सहजा और उत्पाद्य नाम से माना, प्रतिभा के 2 रूप। राजशेखर की बात करें तो राजशेखर ने 2 तरह की प्रतिभा मानी, कारित्री और भावित्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है कि किस प्रतिभा कितनी तरह की होती है, और राजशेखर के अकॉर्डिंग कौन कौन सी प्रतिभा मानी है इन्होंने, कारित्री और भावित्री। जैसे कि कारित्री का संबंध कवि से है तथा भावित्री का संबंध पाठक से है। अब कोई काव्य रचना करता है प्रतिभा के बल पर, तो वो कवि ही होगा ना जो काव्य रचना करेगा, और उसी तरह की प्रतिभा यानी किसी पाठक के मन में जगती है उस रचना को पढ़कर,
तो फिर वह भावइत्री प्रतिभा होगी। तो राजशेखर जी ने कार्यइत्री और भावइत्री ये दो तरह की प्रतिभा मानी। हेमचंद्र की बात करें तो इन्होंने भी दो तरह की प्रतिभा मानी, सहजा और औषधि की, यानी कि रुद्रट द्वारा किए गए भेद का ही यह एक तरह से रूप है। सहजा जन्म से संबंधित है तो औषधि का संबंध श्रम आदि से है। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई कवि होता है ना, एक तो वो जो हमने जब काव्य प्रयोजन पढ़े थे कि किन किन वजह से वो काव्य की रचना करता है। कईयों का पेशा ही होता है काव्य रचना करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको व्यवसाय ही बना दें और हमारे अंदर ना प्रतिभा है न ज्ञान है और हम काव्य रचना कर लें। वो तो फिर किसी भी तरह से काव्य रचना या इस तरह के विशिष्ट ज्ञान में काउंट भी नहीं होगी इस तरह की रचनाएं। ठीक है, तो यश प्राप्ति के लिए, धन उपार्जन करने के लिए, यानी कि धन कमाने के लिए, यश कमाने के लिए, अपनी प्रतिभा दूसरों तक पहुंचाने के लिए, ये कारण भी रहते हैं कवियों द्वारा किसी भी रचनाकार के। एक तो धन तो मिलता ही है और दूसरा लोकहित तो होता ही है उस रचना को पढ़कर, राइट। तो ये सब वजह रहती हैं, कोई ना कोई इस तरह के कारण रहते हैं जिस वजह से कोई भी कवि जो है इस तरह की रचनाएं करता है, उसी को अपना पेशा बना लेता है। तो राजशेखर ने कार्यइत्री भावइत्री प्रतिभा मानी, हेमचंद्र ने भी प्रतिभा के दो रूप माने, सहजा और औषधि की। अब व्युत्पत्ति को भी कुछ आचार्यों ने क्या माना है, काव्य का हेतु माना है। ठीक है, तो देखिए व्युत्पत्ति होती क्या है। जैसे कि विभिन्न काव्यों, शास्त्रों और लोक व्यवहार से प्राप्त किए गए ज्ञान को व्युत्पत्ति कहते हैं। आपने कई तरह का काव्य पढ़ा है, शास्त्र पढ़े हैं, लोक व्यवहार को समझा है इस जगत में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए। तो इन सब चीज़ों से जो आपके पास ज्ञान आया है, जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, वही असल मायनों में व्युत्पत्ति है। और इसी से इसका अर्थ बहुज्ञता से भी लिया जाता है। जैसे कि राजशेखर कहते हैं कि उचित अनुचित विवेको व्युत्पत्ति ही, अर्थात उचित और अनुचित का विवेक होना ही व्युत्पत्ति है। समझ रहे हैं, जब हम बड़े अच्छे श्रोता होते हैं, बड़े अच्छे पाठक होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, सुनने वाले होते हैं, बड़े अच्छा हमारा व्यवहार रहता है लोगों के प्रति, हमारे पास ज्ञान भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो उससे हमारा विवेक जो होता है, विवेक में अच्छे और बुरे की समझ उत्पन्न होती है कि कौन सी चीज़ें उचित हैं, कौन सी अनुचित हैं, कौन सी की जानी चाहिए, कौन सी नहीं की जानी चाहिए। तो बस वही तो व्युत्पत्ति है। वो जो ज्ञान आपने ग्रहण किया है वही व्युत्पत्ति है। ठीक है, चाहे वो लोक व्यवहार से किया हो, चाहे वो शास्त्रों को पढ़कर किया हो, काव्यों को पढ़कर किया हो। इस तरह की बुद्धि जब आपकी हो जाती है, आपको भले बुरे का अच्छे से आपको ये विवेक हो जाता है, पता चल जाता है, तो वही व्युत्पत्ति है। अभ्यास क्या है? राजशेखर ने इसे स्पष्टतः परिभाषित किया है कि निरंतर अभ्यास करते रहना ही अभ्यास है, निरंतर प्रयास करते रहना ही अभ्यास है। ठीक है, बोलते हुए ना, करत करत अभ्यास की जड़ मत हो जान। तो हम पहली बार ही कोई कागज़ पेन उठाकर लिखने बैठेंगे तो हम कोई अच्छे कवि तो बन नहीं पाएंगे अगर हमारे पास समझ नहीं होगी। तो कौन कौन से शब्दों का चुनाव किया जाता है एक अच्छी रचना के लिए, हमने इससे पहले कितने शास्त्रों का पढ़ा है, कितना ज्ञान हमारे पास है, कितनी समझ हमारे पास है, क्या हमारे पास प्रतिभा है, हम प्रतिभाशाली हैं, हम रचना कर सकते हैं। इस तरह का विवेक, इस तरह की समझ अगर हमारे पास है तभी हम एक अच्छे रचनाकार बन सकते हैं। और अभ्यास का मतलब यही होता है कि बार बार प्रयास करते रहो, कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। सफल नहीं होंगे तो अनुभव तो मिल ही जाएगा ना। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा कि आचार्य मंगल ने भी इसे काव्य का मूल हेतु माना है। किसको? अभ्यास को। ठीक है, अभ्यास करते रहने से ही हमें, हमारे अंदर वो विवेक उत्पन्न होता है जिससे हमें उचित और अनुचित का पता चलता है, समझ आती है। पाश्चात्य काव्य हेतु की बात करें तो अरस्तु और होरेस जैसे विद्वानों ने अनुकरण को काव्य हेतु माना। अनुकरण मतलब नकल करना। जैसे आपने पढ़ा होगा इनको, तो अरस्तु को तो प्रकृति का अनुकरण है ना, कैसे किया जाता है,
वैसे सबसे बड़ी जो क्रिएशन है वो तो प्रकृति ही है। प्रकृति को देखकर ही कवि जो है अंडरस्टैंड करता है कि कौन सी चीज़ें किस तरह से होती हैं। तो इन्होंने अनुकरण को माना कि उसी तरह से फिर काव्य रचना कर ली, अनुकरण के आधार पर ही। सबसे बड़ा शिक्षक प्रकृति ही है, राइट। तो अरस्तु और हॉरेस ने अनुकरण को माना काव्य हेतु। कांट और हेगल ने सौंदर्य प्रेम को, आत्म प्रदर्शन और अनुकरण को काव्य हेतु माना। फ्राइड की बात करें, फ्राइड एक बड़े मनोविश्लेषक रहे हैं और ये जो पाश्चात्य विद्वान रहे हैं ना, इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे हैं हमारे हिंदी रचनाकार भी। आप देख सकते हैं, है ना, फ्राइड के विचारों से कितने, जैसे मैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की बात करूं, वे फ्राइड के विचारों से प्रभावित रहे हैं। बहुत सारे रचनाकार हैं, मुंशी प्रेमचंद जी, तो सभी ने इन सबको अच्छे से पढ़ा है। पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को बड़े अच्छे से पढ़ा है, इनकी काव्य रचनाओं को भी, ठीक है। तो वो भी एक तरह का अनुकरण ही है। किसी चीज़ को समझ के उसकी नकल के आधार पर आगे और रचनाएं लिखना भी एक तरह का अनुकरण ही होता है। तो फ्राइड ने अभुक्त काम की प्रेरणा को, आपने देखा होगा फ्राइड द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है वो कौन सा है, राइट। ईद ईगो वाला सिद्धांत भी दिया है इन्होंने, फ्राइड ने। एडलर की बात करें तो मानव की चिरंतनहीनता ग्रंथि के निराकरण की प्रवृत्ति और अहम की स्थापना काव्य हेतु है। युंग ने जीवन इच्छा को काव्य हेतु माना कि आपके पास जीवन जीने की इच्छा होनी चाहिए, आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह का मूल कारण आपके मन में है, इस तरह की प्रतिभा, यश आपके अंदर है, जुनून है, तभी तो आप एक काव्य रचना करने में सक्षम हो सकते हैं। ओके, ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बट बस आपने समझना है कि आखिर क्या कहने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो काव्य प्रयोजन के बारे में सबसे पहले ही मैंने बात कर ली थी। काव्य प्रयोजन कौन कौन से बताए थे हमारे संस्कृत शास्त्रियों ने, भारतीय हिंदी विद्वानों ने और पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार हमने देख लिए थे, ठीक है। काव्य प्रयोजन शुरू में ही, उसके बाद हमने काव्य लक्षण देखे, फिर काव्य हेतु आज समझने का प्रयास किया। होप आपको समझ आई हो कुछ कुछ। बस व्युत्पत्ति, अभ्यास और प्रतिभा जैसी आपके पास शक्तियाँ होनी चाहिए, ये गुण होने चाहिए, यही काव्य के हेतु होते हैं, काव्य रचना के कारण होते हैं। तभी आप एक अच्छे नॉट ओनली काव्य रचनाकार, लेखक, बल्कि एक अच्छे पाठक तभी हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कुछ भी इस तरह का नॉलेज नहीं होगा, इस तरह का ज्ञान नहीं होगा, तो आपके सामने कुछ भी लिख के रख दिया जाए, आप उसको समझने योग्य होंगे ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगी कि क्या लिखा है। लेकिन जिसके पास, मैं पाठक की यहाँ पर बात कर रही हूँ, जिस पाठक के पास उचित विवेक होगा ना, जिसने पहले भी पढ़ा होगा कुछ ना कुछ, जिसको समझ होगी, एक अच्छा पाठक ही एक अच्छा लेखक होता है और अच्छा श्रोता होता है, ठीक है। तो तभी तो उसके अंदर उस रचना को पढ़ के यश जागेगा, वो रस की उत्पत्ति होगी, तभी तो उसको उस रचना में आनंद आएगा, पढ़ने में भी, जैसे एक लेखक को लिखने में आता है। बस उसको उचित अनुचित का ज्ञान होना चाहिए, कौन से शब्दों का, अर्थों का चुनाव करना है किसी भी काव्य रचना के लिए। ऐसे तो हम कोई भी शब्द उठा के लिख नहीं सकते हैं ना, तो ये भी एक समझ होती है, ठीक है। जिसके पास, जिस रचनाकार के पास ये उचित अनुचित की समझ है, जिसने अभ्यास किया है, जिसने शास्त्रों को पढ़ा है, जिसके पास प्रतिभा है, शक्तियाँ हैं, इस तरह के काव्य गुण हैं, तो वही एक अच्छे काव्य रचनाकार हो सकते हैं, ये कहने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट कड़ी में जानेंगे विभिन्न संप्रदायों के बारे में, जैसे कि रस संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय है, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, इस तरह के इन संप्रदायों को भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहिएगा। नमस्कार।